जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसमें हमने इडियोसिंक्रेसिस एंड एलर्जी तक अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिया और आपको नोट्स मिल गई होगी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है बी पार्ट फर्स्ट यूनिट में, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे कुछ टर्म्स है, जैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग एंड एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब इस बी पार्ट में हम इन सबको पढ़ेंगे। क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर उसको कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो एक इंडिविजुअल टॉपिक दिया है, जिसमें आप पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, प्रोटीन वाया चैनल, ईटीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन कि होता क्या है, एम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इस वाले लेक्चर में, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के जितने चारों मैकेनिज्म है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा एब्जॉर्प्शन, इंडिविजुअली पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, इटीसी करके हम एक एक इंडिविजुअली पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। मतलब जो ड्रग की मूवमेंट होती है आपकी बॉडी में, वो किस किस पाथ से होकर के गुजरती है और क्या क्या उसके साथ में होता है। मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी जो हमारी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ये क्या कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। जिसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे ड्रग आप लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन हाफ मेटाबॉलिज्म, देन एक्शन, फिर फुल मेटाबॉलिज्म, देन उसका एलिमिनेशन हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन और थ्रू और आउट ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मूवमेंट करती है आपकी बॉडी में और कैसे एलिमिनेट हो जाती है, इसी की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ऑल द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितनी भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस होती है वो किसी न किसी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे आप समझिए कोई एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर आपने ड्रग यहाँ से ली, ठीक, यहाँ से आपने ड्रग ली, तो इसको यहाँ पे जाकर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसको क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट बना करके इसको यहाँ से क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो गई, और इसी से हमारी जो ड्रग होगी वो ट्रांसफर करके इधर चली जाएगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें और भी होता है, जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन हुआ तो एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में कैसी जाएगी। ठीक है, तो ये सब फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे पहले आपने कोई ड्रग लिया, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, अब जब ड्रग इन डोसेज फॉर्म तो रिलीज डिजॉल्व इन बॉडी सॉल्यूशन, तो जो आपके स्टमच में जितने एंजाइम्स होंगे या एसिड्स होंगे उसके साथ वो डिजॉल्व हो जाएगी, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, देन जब वो डिजॉल्व हो जाएगी तो एक फ्री ड्रग मतलब आयोनाइज्ड में चेंज हो जाएगी, मतलब उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, वो फ्री ड्रग। अब चूंकि वो फ्री ड्रग है तो वो किधर भी जा सकती है, तो वो तीन जगह जाएगी। एक तो जाएगी पहले साइट ऑफ एक्शन पे, मतलब जहां पे उसको अपना एक्शन शो करना है, रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी। ठीक है, दूसरा कहाँ जाएगी, स्टोरेज इन टिश्यू, वो टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगी, जब आपको जरूरत होगी तब वो मतलब वो निकल के आएगी और अपना इफेक्ट शो करेगी। देन वो दूसरे पोजीशन पे जा सकती है, प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती है। जैसे अगर लाइपोफिलिक ड्रग है तो जाके प्रोटीन से बाइंड कर सकती है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो प्रोटीन से ड्रग बाइंड हो जाती है वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाती है कुछ समय के लिए, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो वो फिर से उसका रिलीज कर देती है। फिर फ्री ड्रग कहाँ जा सकती है, ये वाला मतलब क्रॉस मेथड आइएगा, मतलब ये डायरेक्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। जैसे प्रोटीन बाइंडिंग और फ्री ड्रग, जैसे मैंने बताया कि जब जरूरत होगी तो फ्री ड्रग में चेंज हो जाएगी, और जब नहीं जरूरत होगी तो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी, वो बैठी रहेगी वहां पे। लेकिन तो जो यहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आपने मेटाबॉलिज्म को सुना होगा, मेटाबॉलिज्म और जब मेडिसिनल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट आपने देखी होगी, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट से दूसरे केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बदल जाना इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ड्रग होगी वो आपके बॉडी से आउट हो जाएगी, किसके द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा, बाइल के द्वारा, स्वेटिंग के द्वारा एंड सलाइवा के द्वारा। तो ये कुछ हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के
टर्म हो गए। तो यहाँ पे हमने जो हमारा पहला टॉपिक था वो कवर अप कर लिया, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, इसको बायो ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। अब इसको बायो ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोलते हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारे बॉडी में ही पाई जाती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। तो जब उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे मेम्ब्रेन की ओर जाएगी तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई ड्रग आपने ली, ठीक है, वो किसी एक मेम्ब्रेन से यहाँ से क्रॉस होके इस मेम्ब्रेन में चली गई, तो इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। मतलब एक मेम्ब्रेन से होकर, एक ओरिजिन से होकर दूसरी ओरिजिन में ट्रांसफॉर्मेशन होना इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ड्रग्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। मतलब वो कोई भी ड्रग्स आप जब इनटेक करते हैं या कोई भी पार्टिकल्स या आप मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, कुछ भी आप जब इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है और उसके जो मैकेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि अभी आगे हम देखेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। मतलब एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में किसी ड्रग सब्सटेंस का या किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी एटम्स का इधर से उधर होना इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जो इसके मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म हमारे कुछ इस टाइप से हैं, जैसे पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन में देखेंगे, फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हैं कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक तरफ रुक जाएंगे और जो आपके स्मॉल पार्टिकल होंगे वो पोरस माध्यम से, मतलब पोरस मीडियम से होकर दूसरे हमारे ओरिजिन में चले जाएंगे। देन आता है हमारा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब कैरियर मेडिएटेड मतलब जिसमें कोई वाहक लगे हों, फॉर एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन आएगा हमारा इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिसेप्टर मेडिएटेड फैगोसाइटोसिस एंड पिंकोसाइटोसिस। तो ये हमारे कुछ मैकेनिज्म हो गए। अब इन्हीं मैकेनिज्म के बारे में हमको पढ़ना है। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी लेकिन आप यहाँ पे आधी फार्माकोलॉजी, जो कि आपको आगे जाके जो ड्रग का एक्शन कैसे होता है ये यहाँ पे आप सीख जाएंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है? पैसिव डिफ्यूजन। क्योंकि आप पैसिव डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं कि पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई ड्रग हमारी एक ओरिजिन में हायर कंसंट्रेशन में है और अगर हमारा इधर का वाला ऑर्गन लोअर कंसंट्रेशन में, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमारी ड्रग चली जाएगी विदाउट वेस्टिंग एनी एनर्जी। मतलब इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक्टिव ट्रांसफर होता है उसमें एटीपी के बिना आपकी जो ड्रग होती है वो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में नहीं जा पाती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि पैसिव डिफ्यूजन बोलते कि इसके है कि मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना थ्रू ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनर्जी। मतलब उसमें एनर्जी एनर्जी नहीं लगेगी। दैट्स कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। इट इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक होती है, अनसैचुरेटेड होती है एंड नॉन कैरियर मेडिएटेड। अब देखिए इसमें नॉन कैरियर मेडिएटेड का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए किसी तंत्र या अंतर तंत्र की सहायता ली जा रही है, मतलब किसी का कोई अपना रोल निभा रहा है, नहीं, केवल यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी है, यहाँ से जो ड्रग्स हमारी यहाँ सीधा ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब देखिए जो मैंने बताया आपको पैसिव डिफ्यूजन, वो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन देखिए कितनी ज्यादा है, मतलब एकदम सघन जिसको बोलते हैं, मतलब कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन यहीं पे आप लोअर कंसंट्रेशन में देखेंगे तो कहीं कहीं आपको एक छुट्टे छुट्टे मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे। तो जो गोले टाइप के हैं वो हमारी लिपोफिलिक ड्रग है और जो स्टार टाइप के हैं वो हमारे क्या है? वो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग है या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि यहाँ तक जो हो रहा है हमारा पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। और केवल यहाँ पे कौन सी ड्रग जा रही है? लिपोफिलिक। क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है और फास्फोलिपिड क्या होता है? लिपिड पाया जाता है। और लिपिड में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए जो वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, वो इधर ही रुक जाएगा और जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल होगा वो हमारा इधर चला जाएगा। क्योंकि कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती है या बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो अब हमको हाइड्रोफिलिक ड्रग को भी इस पार पहुंचाना है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जहां पे मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है उसके नीचे एक हमारा बीच में पाया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि वहां पे एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो वही उसी छिद्र को मैंने यहाँ पे दिखाया है
कि अब इस छेद मतलब छेद से होकर जो हमारे हाइड्रोफिलिक होंगे वो हमारे यहाँ से होकर यहाँ पे आ जाएंगे, वो कुछ इसके साथ हमारे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको पैसिव डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो ये फिल्ट्रेशन, जो ये लेयर होती है, जो छिद्र होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस पैरासोल्यूलर स्पेस, इसको बोलते हैं एक्वस पैरासोल्यूलर स्पेस। देन हमारा आता है डिफ्यूजन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो अनआयोनाइज्ड ड्रग। अनआयोनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चार्ज नहीं होता है, डिपेंड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी या पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, रेशियो ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज बटा ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। तो वही कितनी ड्रग हमारी लिपिड के साथ सोल्यूबल हो जाएगी, देन क्रॉस कर जाएगी, और कितनी ड्रग हमारी वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाएगी, देन वो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ये पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर हमारा निर्भर करता है। हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज मोर रैपिडली, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय जो हमारी अधिकतर ड्रग आ रही है वो कौन सी ड्रग है? हमारी लिपिड सोल्यूबल है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि हाइड्रोफिलिक ड्रग के मुकाबले जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, और जब जल्दी डिफ्यूज होगी तो जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो भी जल्दी होगा। Therefore, most of drugs being lipophilic are transported by passive diffusion। इसीलिए हमारी जो मैक्सिमम ड्रग्स जो बनती है वो लिपोफिलिक इन नेचर होती है, जिससे कारण से जो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा, वो रैपिडली हो जाता है, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी से जल्दी हो जाता है। अब जैसे इनके कुछ इन्फ्लुएंस ऑफ द पीएच, अगर इसके पीएच के ऊपर क्या क्या आप बोल सकते हैं, तो अगर इनमें रिलेशन देखना है पीएच की कहीं बात आती है तो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का यूज किया जाता है। अब ये रिलेशनशिप हमको क्या देता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जो ड्रग होती है वो कितने मात्रा की, मतलब जो ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है या आयोनाइज्ड फॉर्म में। अगर दोनों फॉर्म में है तो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो हमारे कितनी मात्रा में मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई, और आयोनाइज्ड ड्रग है वो कितनी मात्रा में करेगी। तो इसके लिए हम हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन का यूज करते हैं। फॉर एसिडिक ड्रग, अगर हमारी कोई एसिडिक ड्रग है वो भी कौन सी? वीक एसिड की ड्रग है। सच एज एग्जांपल के तौर पर जैसे एस्पाइरिन हो गई, ठीक है, फिनोटोइन हो गई, बार्बिचुरेट हो गई, ईटीसी, ये क्या होते हैं? चूंकि ये वीकली एसिडिक होते हैं, तो वीकली एसिडिक होने के कारण ये हमारे स्टोमच में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसके कारण से वो वहां पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहते हैं, और इसकी जो एसिडिक मीडियम। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे वीकली एसिडिक ड्रग सच एज एस्पाइरिन, फिनोटोइन, बार्बिचुरेट, ईटीसी आर मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमच, मतलब स्टोमच में ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एज दे रिमेन अनआयोनाइज्ड, जिसके कारण से वो अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही बने रहते हैं इन एसिडिक मीडियम, मतलब वो एसिडिक मीडियम मतलब वीक एसिड के मीडियम में ही बने रहेंगे। फॉर बेसिक ड्रग, अगर कोई बेसिक ड्रग यूज करते हैं तो उसका जो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन क्या कहता है? पीके इक्वल टू पीएच प्लस लॉग आयोनाइड ड्रग बटा अनआयोनाइड ड्रग, सेम उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर हम कोई वीक ड्रग मतलब वीक बेसिक की ड्रग यूज करते हैं, जैसे मॉर्फिन यूज करते हैं, एम्फेटामिन यूज करते हैं, आर मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, क्योंकि जो हमारे स्टोमच में होता है वहां पे जो जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो वहां पे हमारी जो बेसिक ड्रग होगी बाइंड नहीं करेगी, वहां पे नहीं रुकेगी, वो कहाँ जाएगी? हमारे इंटेस्टाइन में। और जब इंटेस्टाइन में चली जाएगी, क्योंकि वो वीक बेस है, तो वहां पे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाएगी, और जो उसका पीएच होगा उसी पे वो कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। देन हमारा आता है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। अब फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि लार्ज पार्टिकल को, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपके पास कोई मिक्सचर है, यहाँ पे छोटे बड़े नाटे खोटे मोटे पोटे, जिसको जिस तरह से आप बोल सकें वो सारे पार्टिकल। तब इसमें से क्या करना है कि आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स को इधर डिफ्यूज करा देना है, और बड़े पार्टिकल को रिमेन कांस्टेंट यहीं पर रख देना है। तो इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन जो होता है एक पोरस मीडियम से होता है, मतलब पोरस ऐसे होता है जैसे आपने घर में आपके चाय छलनी वलनी होती है जिससे आटा वाटा चलते हैं चाय में, तो उसमें जो छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं पोरस मीडियम, आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो फिल्ट्रेशन आर नोन एज पोर ट्रांसपोर्ट, मतलब इसको हम पोर ट्रांसपोर्ट। अब पोर का क्या मतलब है? पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम इन one side to another side। The transport of the drug molecule and other substance occur, मतलब होते हैं वाया वाटर चैनल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे वाटर चैनल होते हैं इनके द्वारा
फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल में के तौर पे अभी मैंने आपको पैसिव डिफ्यूजन में दिखाया था कि जो ड्रग्स होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपोफिलिक की बनी होती है, इसलिए जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो इजीली क्रॉस हो जाती है। लेकिन जो हमारी जो वाटर फिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है वो हमारी कुछ नीचे से जाकर के मतलब जो पैसिव पैरासोल्यूलर स्पेस होता है वहां से जाके हमारी जो मतलब ड्रग हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है वो क्रॉस हो पाती है। तो वही बताने वही इसको बोलते हैं वाटर चैनल प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन में एक वाटर चैनल प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा जो हमारी ड्रग्स होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है वो एक साइड से अनदर साइड के। ओनली दोज ड्रग व्हिच आर स्मॉलर देन द पोर साइज। मतलब वही ड्रग जैसे अब एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आप चाय छानने हैं, ठीक है, तो अगर जब छन्नी से आप जब चाय छानते हैं तो जो चाय के मतलब चाय होती है लिक्विड होता है वो इसलिए छन जाता है क्योंकि जो उसका मीडियम होता है जो उसका साइज होता है वो उस छन्नी के छिद्र से के साइज से छोटा होता है। लेकिन चाय पत्ती क्या होती है उसका साइज बड़ा होता है उस छन्नी के साइज से, तो चाय पत्ती क्या रहती है कि बाहर ही रुक जाती है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा है कि जो ड्रग होती है अगर वो स्मॉलर में होगी मतलब उसका जो साइज होता है वो स्मॉल होगा तभी वो पोर साइज से आपकी एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकेगी। है मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 डाल्टन और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन से नीचे होगा। आल्सो अकर एज फ्री एंटिटीज एंड आर एबल टू पास थ्रू दी पोर्स। और इनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो पोरस मीडियम से एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जा सके। फॉर एग्जांपल के तौर पे यूरिया हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया। डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस कैपिलरीज इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ द ब्लड फ्लो। अब सीधी बात है कि जितना आपका ब्लड फ्लो होगा उतना आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है वो क्या है, कैरियर मेडिएटेड। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन आई होप कि मैं इसको जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारी जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को इसी वक्त जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कैरियर मेडिएटेड, अब कैरियर मेडिएटेड का मतलब आप समझिए कि जिसमें किसी की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए साइकिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब साइकिल में क्या होता है कि आपको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जब तक आप एनर्जी लगाएंगे नहीं तब तक साइकिल चलेगी नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, कैरियर मतलब एक हमको वाहक की जरूरत होती है। मतलब एक ड्रग को किसी भी ड्रग को एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाने के लिए थ्रू द बायोलॉजिकल मतलब एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास कराने के लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड, ठीक है। ऑल सेल मेम्ब्रेन्स एक्सप्रेस ए होस्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन व्हिच सर्व एज कैरियर। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक होस्ट ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन का जहां से हमारी जो ड्रग होती है वो क्रॉस होके उधर साइड में जा सके, which प्रोटीन कंटेन किए होती है, which सर्व एज कैरियर्स जो कि एक कैरियर की तरह काम करती है, एंड ट्रांसपोर्टर और एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती है फॉर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल आयंस का, आप आयंस जो होते हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के जाते हैं, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं। अगर ये सब एक रीजन से दूसरे रीजन में ना जाए तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी वहां पे कॉज कर देगा। तो ये सब हमारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देन उसके बाद आता है हमारा इसमें क्या है, कैरियर मेडिएटर में मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं मतलब कि जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं विथ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब जो उसमें वहां पे डिफ्यूजन में क्या था कि किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बीच में बस एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इट इज डिपेंडेंट मतलब ये एनर्जी डिपेंडेंट होती है, मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत होती है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। स्पेसिफिक होती है, सेचुरेटेड होती है, जबकि हमारा जो डिफ्यूजन था वो अनसेचुरेटेड था और नॉन स्पेसिफिक था। एंड कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब एक अपने साथ वाहक लेकर चलती है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि आपका यहाँ का जो रीजन है वो लोअर कंसंट्रेशन का है, यहाँ का हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ड्रग होगी ये यहाँ से यहाँ की ओर जाने के लिए जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए ये अपने आप को उत्प्रेरित करेगी। तो यहाँ पे जो ड्रग है, ठीक है, यहाँ से ड्रग जाएगी और यहाँ से कुछ उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये जो ड्रग होगी ये
जाकर के हमारे कैरियर से बाइंड कर जाएगी और ये कैरियर क्या करेंगे कि इस सेमी परमेबरेन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब एक हिसाब से जैसे आयोनाइजेशन होता है कि कोई ड्रग अगर किसी ड्रग को आप मतलब जैसे बीबीबी होता है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको पास करना होता है, तो जो बीबीबी होता है वो लिपिड सॉल्युबल के लिए केवल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पहले अपने आप को लिपिड सॉल्युबल में, फिर जब अंदर जाएगी देन वो आयोनाइज हो जाएगी और हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ड्रग है वो एनर्जी की सहायता से जाकर हमारे कैरियर मीडिएटर से जाके बाइंड अप कर जाएगी और ये कैरियर क्या करेंगे, हमारी ड्रग को इस रीजन से इस रीजन में पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कैरियर मीडिएटर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैरियर्स, मतलब सीधी सीधी बात है कि ये कैरियर जितने ज़्यादा कैरियर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजेज, अगर हम ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया है वो घट जाएगी, और जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि क्यों एब्जॉर्प्शन घट जाती है। एंड ग्रेजुअली बिकम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है। दिस प्रोसेस इज सैचुरेटेड, और जो ये प्रोसेस होती है वो सैचुरेटेड होती है। देन उसके बाद आता है एक्टिव प्रोसेस, मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मेडिएटेड वाया कैरियर प्रोटीन या आयन चैनल। अब जो आयन चैनल है वो हम सेकेंड यूनिट में जब फार्माकोडायनेमिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आयन कपल चैनल आएगा, वहां पे हम इसमें डीपली पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, जैसे पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, कैरियर प्रोटीन कैसे एगोनिस्ट जाकर के हमारे रिसेप्टर से बाइंड कर देता है और उस मतलब दरवाजे को खोल देता है और हमारे आयंस का आदान प्रदान होने लगता है। तो अगर ये जनरल टर्म में केवल हम जान लेते हैं वाया कैरियर प्रोटीन, मतलब कैरियर प्रोटीन के द्वारा जो मतलब वहां पे क्या होगी, जो प्रोटीन होगी वो आपका एक कैरियर मतलब एक वाहक के काम की तरह काम करेगी। ठीक है, दी कैरियर प्रोटीन्स आर मेनली लोकेटेड अक्रॉस दी म्यूकोसल सेल। अब म्यूकोसल सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हिपोसाइट्स मतलब जो आपकी लीवर सेल होती है वहां पे पाए जाते हैं। रेनल ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। दे आल्सो प्रेजेंट इन कैपिलरी इंडोथेलियम ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट, किडनी, लंग्स ईटीसी पाए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड है तो आपको कुछ समझ में आया कि थायराइड ग्लैंड से होगा। ठीक है, इनटू थायराइड फॉलिकुलर, मतलब आयोडाइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है कहाँ पे, थायराइड फॉलिकुलर सेल में, बाय मींस ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो वहां पे कैरियर प्रोटीन ही उसका वाह करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो आयोडाइड होता है, आयोडाइड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आयोडाइड होते हैं वो खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप नहीं, वो क्या करेगी, उसमें कुछ एटीपी की जरूरत होगी, एनर्जी की। फिर जो आयोडाइड होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैरियर प्रोटीन से जाकर बाइंड अप कर जाएगा और ये प्रोटीन क्या करेगा कि एक रीजन से दूसरे रीजन में उसको ले जाने का काम करेगा। अब इसी में एक दूसरा एग्जांपल के तौर पे यहाँ टर्म दिया हुआ है इंडोजिनस हार्मोन्स। अब इंडोजिनस हार्मोन्स क्या होते हैं कि जो आपके बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं और बॉडी के अंदर ही मतलब अपना एक्शन, फॉर एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, तो ये सब क्या है, एंडोजेनस मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो होते हैं। एक्सोजेनस क्या होते हैं कि जो हमको स्वेटिंग होती है, लैक्राइमल फ्लूइड होता है, तो हमारे क्या होता है, एक्सोजेनस होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूट्रिएंट, मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स एनालॉगस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन। ये सब जो होते हैं वो किससे होते हैं, कैरियर प्रोटीन से ट्रांसपोर्टेड होते हैं। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वाया आयन चैनल्स, मतलब आयन चैनल्स के द्वारा। इनऑर्गेनिक आयंस एंड आयोनाइड ड्रग, अब इनऑर्गेनिक जैसे उसके पास कोई ना कोई चार्जेस होगा, चाहे पॉजिटिव चार्जेस हो जाए नेगेटिव चार्जेस हो, क्योंकि आयोनाइड ड्रग बताया गया है, आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द आयन चैनल्स। अब आयन चैनल्स में क्या होता है कि जो हमारा आयन चैनल्स होता है पहले बंद रहता है, लेकिन जब हमारा वहां से कोई बाइंडिंग साइड पे एगोनिस्ट आके जुड़ जाता है तो ये जो आयन चैनल्स होता है वो हमारा खुल जाता है और यहाँ से आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है, मतलब पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन की प्रोसेस होने लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे 5 फ्लोरोयूरेसिल इंटेस्टाइन में उसका जो मतलब क्या होगा कि जो चैनल का मतलब चैनल के द्वारा जो कहते हैं क्या कि आदान प्रदान बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। नाइट्रोजन मस्टर्ड का लिम्फोसाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिजिटैलिस का लीवर में। एंड सिम्पटोमिमेटिक एमाइन, अब सिम्पटोमिमेटिक मतलब ऐसी ड्रग जो कि आपकी बॉडी में पहले से रहती है
तो वो तो भी इफेक्ट वही देती है, और जब आप उसको कहीं बाहर से सोर्स से लेते हैं तो भी वही इफेक्ट देती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन, इंसुलिन क्या है कि आपकी बॉडी खुद ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, तो उसका क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। लेकिन जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप बाहर से इंसुलिन, लेकिन वो इंसुलिन क्या काम करती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही कम करती है। तो ऐसी ड्रग को क्या बोलते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। और यहाँ पे क्या है, सिम्पैथोमिमेटिक एमाइंस, जैसे एम्फेटामिन, डोपामिन, एड्रेनल बाई न्यूरल टिश्यू। और ये जो एम्फेटामिन है, डोपामिन है, एड्रेनल है, ये सब आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही सीक्रेट होती है, ठीक है। देन आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो बहुत लंबा चला गया है, आप इसको एक काम कीजिएगा, 2 पार्ट में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ स्पेसिफिक एंड सैचुरेटेड प्रोसेस होती है, और जो केवल डिफ्यूजन होता था वो अनसैचुरेटेड एंड नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है और सैचुरेटेड भी होती है। सेलेक्टिव फॉर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए ड्रग एंड बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रेट ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट इंक्रीज। अगर आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा भी देते हैं तो वहाँ पे जो उसकी डिफ्यूजन की रेट होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, वो बढ़ेगी नहीं। देन उसके बाद आता है दो सब्सटेंस व्हिच पॉजेसेस सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में कम्पीट फॉर द कैरियर्स, मतलब उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कैरियर को लेके कि नहीं भाई मैं इनसे बाइंड करूंगा मैं जल्दी जाऊंगा, नहीं भाई मैं जल्दी जाऊंगा। सो दे इंटरफियर इन ईच अदर एब्जॉर्प्शन, जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसी, मतलब जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, में जब उसमें ग्लूकोज का ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज इंक्रीज द डायमीटर ऑफ आरबीसी, तो जो आरबीसी का डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, किसके कारण से, ग्लूकोज के कारण से, जिसके कारण से जो आरबीसी का शेप एंड साइज होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ एमाइनो एसिड इन ब्रेन, मूवमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग इन सेल। देन हमारे एक टॉपिक आता है इंडोसाइटोसिस, थोड़ा सा ही इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडो का मतलब होता है इंटरनल एंड साइटोसिस का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे हमारा डिफ्यूजन मतलब एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन में हमारी ड्रग ट्रांसपोर्ट करती है। इंगल्फमेंट मतलब पूर्ति के लिए ऑफ लार्ज एंड हाईली चार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, वही मतलब सेल के अंदर जो हमारी ड्रग्स का आदान प्रदान होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। और जो सेल के बाहर होते हैं मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पिंकोसाइटोसिस। तो देख लेते हैं कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं कि सेल के अंदर हमारे रिसेप्टर पाए जाते हैं और उसी रिसेप्टर से जाके जो हमारी ड्रग होती है वो बाइंड कर जाती है, इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसके सेल के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, एक रिसेप्टर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अकर वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ। फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि सेल ईटिंग, मतलब एक कब्जा कर लेती है, जैसे आप कहीं रहने गए तो वहां पे आप धीरे धीरे जमीन कब्जिया लिए, तो उसी प्रकार से जो ड्रग होती है वो तो पहले सेल के बाहर होती है, लेकिन जैसे ही सर उसको कहता है अलाउ कि भाई आप अंदर आओ, तो धीरे धीरे वो सेल पे कब्जा कर लेती है और एक समय आता है क्या कि जो सेल होती है वो पूर्ण रूप से सेल के अंदर पाई जाती है, अंदर आ जाती है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी बट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ड्रग डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन, मतलब इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। बस हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो क्या है, पिंकोसाइटोसिस। अब पिंकोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, सेल ड्रिंकिंग, मतलब जो सेल को ड्रिंक कर जाते हैं, मतलब फ्लूइड इंडोसिस, मतलब जो हमारा फ्लूइड होता है वो इंडोसिस हो जाता है। द मोड ऑफ इंडोसाइटोसिस इन व्हिच द ड्रग पार्टिकल सस्पेंडेड इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड देन इट अंडरगोज इनटू द सेल, मतलब जो हमारे ड्रग्स पार्टिकल होते हैं वो हमारे पहले एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाए जाएंगे और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से वो होकर हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं पिंकोसाइटोसिस प्रोसेस। ये जो होती है वो मेनली एल्वलाई में होती है, और एल्वलाई कहाँ पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है एंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के वास में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्रांसलोकेशन ऑफ इंसुलिन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब जो हमारा इंसुलिन होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को कैसे क्रॉस कर जाता है, ये सब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। रिसेप्टर मीडिएट एब्जॉर्प्शन ऑफ एलडीएल इन लीवर, देखो आप यहाँ पर एक फ्लूइड है
ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेल है, ये फ्लूइड है। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया कि थोड़े सेल में म्यूटेशन कर दिया। म्यूटेशन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी जगह बन गई। तो ये जो फ्लूइड है वो जाके यहाँ पे हमारे आगे धीरे-धीरे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रैप्ट हो गए, मतलब सेल सेल और फ्लूइड हमारे इंट्रैप हो गए। अब यहाँ पे एक वेसिकल्स बना दिया और फ्यूजन कर दिया, और जो हमारे फ्लूइड है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसके साथ, एब्जॉर्प्शन के पास। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा था, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा 20-25 मिनट का चला गया है। तो वीडियो देखिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।